हेलो हाय एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। तो बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों का और क्या चल रहा है। अब तो मौसम थोड़ा सा बदल रहा है तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है और आप लोग आई होप कि मौसम को बढ़िया एंजॉय भी कर रहे होंगे। करना भी चाहिए, ये मौसम बड़ा ही अच्छा होता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर का। तो और बताइए पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। पढ़ाई इस टाइम खूब अच्छे से करिए, दबा के पढ़ाई करिए बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम मौसम भी आपका साथ दे रहा है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। तो आप आराम से इस जो है मौसम का फ़ायदा ज़रूर से ज़्यादा उठा सकते हैं ना। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है, 23वां प्रैक्टिस सेट हम करने जा रहे हैं। इसके पहले हम 21-22 कर चुके हैं, मतलब अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख भी सकते हैं। और डेफिनेटली तो नहीं कहूँगी बट होप करूँगी कि आपको हेल्प करेंगे जितने भी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। और मैंने आपको हमेशा से कहा है आप कितनी भी प्रैक्टिस कर, मतलब कितना भी कंटेंट पढ़िए आप, लेकिन उसके साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिए, है ना। देखिए अगर आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने की प्रिपरेशन आप कर देंगे तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना खाना पका देने वाले का क्रेडिट, मतलब जो खाना पकाएगा उसको क्रेडिट ज़्यादा जाता है। जो लोग मतलब प्रिपरेशन करवा देते हैं खाना बनवाने की, उनको उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता। उनको बोला जाता है अरे आपने तो सिर्फ सब्जी काटी है। तो उसी तरीके से आप जितना कंटेंट पढ़ रहे हैं वो भी ज़रूरी है। देखिए तैयारी भी ज़रूरी है और खाना पकाना भी ज़रूरी है। तो सेम उसी तरीके से आप यहाँ भी अप्लाई करो कि जो आपका कंटेंट है उसको भी पढ़ना ज़रूरी है, और जब तक आप पकाएंगे नहीं, कंटेंट पढ़ करके प्रैक्टिस सेट करके अपने ज्ञान को पकाइए, ठीक है। पकाने का मतलब ये है कि आपका ज्ञान बिल्कुल जितना आपने कंटेंट पढ़ा है प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो चीज़ें आपके बिल्कुल माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल जो ये मैंने एग्जांपल दिया, मतलब एक कोरिलेट करने की कोशिश करी मैंने सिचुएशन। मैच तो कर रही है, मैं भी थोड़ी अटपटी लग रही हूँ बट यही फैक्ट है ना। आप ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन देखिए ज्ञान जो हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल चलिए अब देखते हैं दूसरी मतलब स्टार्ट करते हैं हम लोग। और एक लाइन है कि सपने देखना चाहिए क्योंकि सपने स्वेटर की तरह होते हैं, बुनने में वक्त तो लगता है पर एक दिन तैयार जरूर होते हैं। कितनी ही अच्छी बात है और कितनी ही सच्ची बात है, मुझे अच्छी और सच्ची दोनों लगी। ये बात बिल्कुल सही है। जो लोग स्वेटर बुनते हैं आपको पता ही है, टेक्सटाइल में भी हम लोग पढ़ते ही हैं, नेटिंग होती है। तो उसमें आप खुद सोचिए ना कि हम धीरे से, मतलब एक फंदे से या एक लूप से हम स्टार्ट करते हैं और एक पूरा कपड़ा बना देते हैं बुन करके। तो उसी तरह से है कि आप अगर सपना देख रहे हैं, और देखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो उसको पूरा करने के लिए आप कोई एक्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। इस वजह से सपने देखिए और एक्ट करिए, और उसके लिए फिर एक्शन में आइए, ठीक है। एक्ट करने के बाद उसको बिल्कुल आप आ जाइए, बिल्कुल उसको करने के लिए एक्शन करते जाइए, आप स्टेप बाय स्टेप अपनी जो है प्रतिक्रिया देते रहिए। और तो एक दिन जाहिर सी बात है जो आप देख रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं उसको ज़रूर पालेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अब ये तो ज्ञान की बातें होगी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चन हैं तो आपको ज़रूर हेल्प होगी। अब आते हैं, ये रहा सबसे पहला सवाल हम लोगों का, 1 लाख रुपए का, है ना। फिलहाल ये क्वेश्चन करके आपको 1 लाख रुपए बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन आपको 1 लाख का ज्ञान जरूर हो जाएगा फिलहाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि फल सब्जियां दालें गेहूं आदि को डैश फसलें कहते हैं। तो कौन सी फसल कहते हैं इसको? मौसमी, नकदी, ग्रामीण या उपरोक्त सभी। तो ये पता ही आपको, इसको बोलते हैं नकदी फसलें, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा कि बुनाई एक प्रमुख डैश उद्योग है। बुनाई की बात मतलब वीविंग की बात हो रही है, ठीक है, बुनाई जो करते हैं। तो ये कैसा है? पारंपरिक है, कुटीर है या सार्वजनिक है या उपरोक्त सभी है। तो जो बुनाई एक कैसा उद्योग है आपका, बी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट होगा। ये आपका एक कुटीर कुटीर उद्योग में आता है बुनाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्यस्थल पर कार्य की प्रभावशीलता को निम्न में से किस प्रकार सुधारा जा सकता है। कहीं अगर काम किया जा रहा है, जो वर्क प्लेस होता है, वहाँ पर अगर आपको इफेक्टिवनेस, मतलब बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करना है तो उसको आप कैसे, मतलब उसको सुधार कर सकते हैं, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं कि जिससे आपका जो काम हो वो काफ़ी इफेक्टिव हो, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं? त्रुटियों में वृद्धि करते हैं, त्रुटियों मतलब कि मिस्टेक करके, है ना। तो मिस्टेक में अगर आप वृद्धि करेंगे तो क्या इफेक्टिव काम होगा वो। फिर है बी है कि उत्पादकता में वृद्धि करके। इसके बाद है कि त्रुटि को कम करके, या फिर बी और सी दोनों। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका होगा बी एंड सी, यानी कि जो है कैसे आप इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। उत्पादकता में वृद्धि करेंगे और इसके बाद त्रुटि को कम करेंगे, मतलब अपनी गलतियों को कम करेंगे, और जो आपका प्रोडक्शन है ना, उसको आप क्या करेंगे, उसमें बढ़ोतरी करेंगे। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ओके। तो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि कार्यस्थल पर सुकार्यकी का उपयोग किस तरह अधिक लाभप्रद साबित हो सकता है। सुकार्यकी का मतलब मैं आपको बता दूं, अर्गोनॉमिक्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एर्गोनॉमिक्स को हिंदी में मतलब सुकार्यकी बोल रहे हैं ये।
इसका उपयोग किस तरह से अधिक लाभप्रद साबित हो सकता है, ज़्यादा इससे फायदा कब, ज़्यादा बेनिफिशियल किस सिचुएशन में हो सकता है। ए है आपका सुविधाजनक कार्य परिस्थितियां देकर, मतलब बिल्कुल कंफर्ट जोन में आप जो काम करने की सिचुएशन है उसको आप बिल्कुल कंफर्ट सुविधाजनक रहे वो आपका। फिर बी है कि कार्यस्थल पर चोट लगना। इसके बाद सी रोजगार में असंतुष्टि, और डी है आपका बी और सी। तो इसमें पूछ रहे हैं कि लाभप्रद साबित हो सकता है, आपका नुकसान नहीं होना है, फायदा होना है आपका। तो इसमें क्या करेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि जब आप काम करने की जो सिचुएशन रहेगी, मतलब सुविधाजनक परिस्थितियां रहेंगी जहां आप काम करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आप अधिक से अधिक जो है लाभप्रद साबित हो सकता है आपका। ठीक है। फिर है डैश, उन बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा तक आवासीय विद्यालयों में शिक्षित करने की योजना है जो कभी विद्यालय में दाखिल नहीं हुई हैं या विद्यालय छोड़कर चली गई हैं। कहने का मतलब जो बालिकाएं हैं वो प्राथमिक शिक्षा, उनको जो क्या आवासीय विद्यालयों में शिक्षित करने की योजना है। कौन सी योजना है पहले तो ये पूछ रहे हैं, इसके बाद पूछ रहे हैं कि ये कभी विद्यालय में दाखिल नहीं हुई है या फिर इनका विद्यालय बीच में ही छूट गया है। तो ये कौन सी योजना होगी आपकी। ए है आपका ICDS, इसके बाद डी है आपका DFID, फिर सी है आपका ICMR, इसके बाद डी है आपका KGVB। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा KGVB। कहने का मतलब है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है। तो ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आवासीय विद्यालय भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि लड़कियों को, जो लड़कियाँ मतलब उनकी सिचुएशन नहीं सही है या उनको पेरेंट्स उनको नहीं दे पा रहे हैं एजुकेशन, या उनके पेरेंट्स नहीं हैं, है ना, तो ऐसे बच्चों को वहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो ये हमारा यहाँ पर KGVB आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अर्थपूर्ण कार्य क्या है। कहने का मतलब मीनिंगफुल वर्क क्या है। ठीक है। समाज के लिए अनुपयोगी है या फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ किया गया कार्य है, आप उसको अर्थपूर्ण कार्य कहेंगे, या फिर मानसिक संतुष्टि के लिए किया गया कार्य, या फिर बी और सी दोनों, यानी कि डी वाला ऑप्शन। तो आप खुद ही सोचो ना कि जो अनुपयोगी होगा वो अर्थपूर्ण कार्य तो कतई नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपका जो बी है और सी है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अर्थपूर्ण कार्य क्या है, जिसको आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ किया हो, उसको कंप्लीट किया हो, और इसके बाद आपको खुद से भी थोड़ा मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले उस काम को करके। और जब काम आप अच्छे से पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे तो उस काम को करके भी आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगा अंदर से कि हाँ हमने ये काम अच्छे तरीके से किया। इस वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है डैश का उपयोग कार्यस्थल पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो सुकार्यकी यानी कि एर्गोनॉमिक्स, या फिर तकनीकी अक्षमता, या फिर चुनौतियां, या फिर संकट। अभी हमने पढ़ा कि जो एर्गोनॉमिक्स आपका है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है ना। तो इसमें जो है कार्य में, यहाँ जो सुकार्यकी हम लोग एर्गोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें यही चीज़ें बताई जाती हैं कि काम को हम किस तरीके से करें कि हमारा कम समय में और बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से और हमारा काम मतलब कंप्लीट हो सके, और जिस वजह से आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो हमारा उद्देश्य भी पूरा हो पाए। ठीक है। तो ये जो सुकार्यकी है ये क्या करते हैं, कार्यस्थल पर जो काम आप जहाँ कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, वहाँ का उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद करता है और हेल्प होती है उससे हमारी, और कार्यस्थल पर बहुत सुविधा भी रहती है। ठीक है। इस तरीके से मतलब यहाँ पर इसमें इस तरीके से बताया जाता है कि आपको काम कहाँ पे करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो जब आप जिस तरह से काम करेंगे, इस तरह से काम करेंगे, सुकार्यकी के तहत करेंगे, एर्गोनॉमिक्स के तहत करेंगे, तो आप जो भी काम करेंगे वो बहुत ही इफेक्टिव होगा, और जो आपकी उत्पादकता है ना, मतलब जो प्रोडक्शन रेट है वो आपका काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। ठीक। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन ए नंबर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो एर्गोनॉमिक्स आपको याद रखना है कैसा, कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अभी जो आपका 2021 में UPSC का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो है एर्गोनॉमिक्स कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है। तो उसमें काफ़ी लोगों ने लैटिन लगा दिया था, तो ये आपका ग्रीक वर्ड है। ठीक है। ग्रीक भाषा का शब्द है, तो इस वजह से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है जो आपका राजस्थान किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, कठपुतली शिल्प, बांस शिल्प, या सोला शिल्प, या नारियल शिल्प। तो ये आपको पता ही है, कठपुतली जो है वो आपका कठपुतली इसके लिए राजस्थान शिल्प जो वो कठपुतली के लिए फेमस है, और जो आपका सोला शिल्प है ये उड़ीसा के लिए है। ठीक है। उड़ीसा में ये बनाया जाता है, और बांस वाला तो शायद केरल में होता है, और नारियल का भी शायद केरल में होता है, देखते हैं अभी। फिलहाल सोला जो है वो आपका उड़ीसा में ही होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अभी कथन दिए गए हैं। तो कथन दिया है कि 1948 का फैक्ट्री अधिनियम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। कारण दे रखा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को संवैधानिक अतिरिक्त अवकाश लेने का अधिकार दिया गया है। तो इसमें पूछ रहे हैं दोनों सही है या दोनों गलत है या क्या है, आपको पता ही है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। इसका मतलब असर्जन भी सही दे रखा है और रीजन भी सही दे रखा है। ठीक है। कि ये चीज़ें जो दोनों स्टेटमेंट कहे गए हैं बोथ आर राइट, और उसकी जो क्या कहते हैं जो मीनिंग दे रखी है वो भी सही दे रखी है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा उद्यमिता के लक्षण नहीं है। उद्यमिता का मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो लोग करते हैं। तो उसमें क्या है कि कौन सा नहीं की बात कर रहा है। तो कड़ी मेहनत करने की इच्छा, कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाना, या फिर चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्या की संभावना को कम करना, या फिर कठिन मुद्दों से निपटने और उनके समाधान को ढूंढने की क्षमता। एक सेकेंड आप लोग प्लीज़ ज़रा रुकिए। हाँ, तो ये हमारा इसमें जो है ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, सॉरी थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया। तो ऑप्शन इसमें पूछ रहा है हम लोगों से कि नहीं की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? नहीं। कौन सा लक्षण नहीं है, ठीक है। तो नहीं इसमें जो होगा आपका कड़ी मेहनत करने की इच्छा। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप वाला काम करें तो उसमें भाई मेहनत करने की इच्छा आपकी बिल्कुल होनी चाहिए। कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाना, फिर सी है आपका, मतलब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन है आपका, चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्या की संभावना को कम करना, और फिर फोर्थ है कठिन मुद्दों से निपटने एवं उनके समाधान ढूंढने की क्षमता। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाना और चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्या की संभावना को कम करना, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपकी अर्गोनॉमिक्स के लक्षण है, ठीक है। क्योंकि अर्गोनॉमिक्स मैंने बताया ना, उसमें होता क्या है कि जो क्या बोलते हैं, जो वर्कर होते हैं उनको ऐसा प्लेस दिया जाता है उनको बिल्कुल चोट वगैरह ना लगे काम करने में। जो मशीन है, मशीन के थ्रू जो काम किया, मतलब उसमें जो अर्गोनॉमिक्स है आपका, उसमें मशीन और मनुष्य के बीच का जो वातावरण होता है उसको मैनेज किया जाता है कि जो मनुष्य है वो मशीन्स के थ्रू, जैसे आजकल काम होता है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, सारे जो इंस्ट्रूमेंट चले हैं, उनको वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हों। अगर जो जिस इंस्ट्रूमेंट से आप काम कर रहे हैं, मनुष्य काम कर रहा है, अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो उसको चोट लग सकती है, काम की जो उत्पादकता है वो भी, उस पर भी असर पड़ सकता है। तो जो अर्गोनॉमिक्स होता है वो क्या करता है, वो मशीन के थ्रू जो हम लोग काम करते हैं उन दोनों के बीच एक बहुत ही कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है, एक एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है अर्गोनॉमिक्स जो होता है, ठीक है। तो अर्गोनॉमिक्स में हम लोग इसी चीज़ को पढ़ते हैं कि जो वर्कर हैं उनका वर्किंग प्लेस कैसा होना चाहिए, बिल्कुल उनके हिसाब से होना चाहिए, जैसा वो काम कर रहे हैं वैसा उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे कि उनको उनके हेल्थ पे भी कोई दिक्कत ना आए, उनको चोट ना लगे, और जो काम की उत्पादकता है, मतलब काम का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी बहुत अच्छी मात्रा में हो और सही तरीके से हो। अगर मैं बिल्कुल आम भाषा में कहूँ तो आप ये कह सकते हो, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई काम करने आया, कोई कारपेंटर आया है, तो आप उसको इस तरह का माहौल दीजिए जैसे वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जगह हो, वो बहुत उबड़ खाबड़ जगह ना हो कि उनको लकड़ी काटने में या कुछ करने में दिक्कत हो, या उनको जो आप बैठने के लिए टेबल दे रहे हैं वो बहुत ऊंचा ना हो, बहुत नीचा ना हो। अगर बहुत ऊंचा होगा तो उनकी वेस्ट में दर्द हो सकता है या उनकी मसल्स में क्रैम्पिंग हो सकती है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो छोटा से छोटा काम करते हैं या बड़ा से बड़ा काम करते हैं वो बिल्कुल मनुष्य के हिसाब से हो, उनके अकॉर्डिंग हो, हम जो ह्यूमन है उनके अकॉर्डिंग हो। वो चीज़ ऐसा ना हो कि पता चला आपने उनको बहुत ऊंचा जो है स्टूल दे दिया बैठने के लिए और उस पर वो लकड़ी काट रहे हैं, उनके बैक पेन होने लग गया या उनको कभी भी कोई दिक्कत हो गई। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो एर्गोनॉमिक्स में हम लोग यही चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाना, मतलब जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो। इसके बाद जो स्वास्थ्य संबंधी संभावना को कम करना, मतलब स्वास्थ्य संबंधी में कोई समस्या ना होने पाए। अगर मान लीजिए मशीन से कोई काम कर रहा है तो मशीन जो हो वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, वेल होनी चाहिए। ये नहीं कि पता चला ख़राब है, उसमें ऑयल नहीं है या फिर उसमें करंट लगने का डर है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया। तो इसमें जो लक्षण नहीं की बात हो रही वो आपका दूसरा और तीसरा होगा, इस वजह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप के जो लक्षण है वो आपकी कड़ी मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए और जो कठिन मुद्दे हैं उनसे निपटने की, और जो कोई भी प्रॉब्लम आ रही उसको आप सोल्यूशन भी ढूंढने की आपके अंदर थोड़ी सी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित किए जाने वाले आहार को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं? चिकित्सीय आहार कहते हैं, ठीक है। यानी कि थेरेप्यूटिक डाइट की बात हो रही है, थेरेप्यूटिक डाइट बोलते हैं इसको। कि भाई जाहिर सी बात है, रोगी की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो समायोजित आहार दिया जाता है उसको ये बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक तैयार मृदु आहार, यानी कि सॉफ्ट डाइट की बात हो रही है। एक तैयार मृदु आहार में किस प्रकार के खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं? तो सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, या कुचले हुए और शोरबायुक्त खाद्य पदार्थ, या गाढ़े तरल खाद्य पदार्थ, या फिर अधिक रेशेयुक्त खाद्य पदार्थ। तो जो आपकी सॉफ्ट डाइट होती है वो क्या होती है, उसमें हम कुचले हुए और शोरबायुक्त खाद्य पदार्थ देते हैं, ठीक है। कुचले हुए मतलब कि अच्छे तरीके से उसको बॉईल कर देते हैं और बिल्कुल कुचल देते हैं, तो वो आपकी क्या हो गई, सॉफ्ट डाइट हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि खाद्य पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं उन्हें क्या कहते हैं। कि वो खाद्य पदार्थ जो मानव के हेल्थ पे कुछ उनको अच्छा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो उनको कार्यमूलक खाद्य पदार्थ बोलते हैं, फॉर्मूलाबद्ध बोलते हैं, संश्लेषित खाद्य पदार्थ, या विनिर्मित। तो इसको बोलते हैं कार्यमूलक खाद्य पदार्थ, यानी कि फंक्शनल फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल फूड की बात होती है। ये हमारे बॉडी में कार्यात्मक वो काम करते हैं, जैसे कोई बीमारी है या आपकी बॉडी को रेगुलेट करने में काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे जो आपकी वेजिटेबल्स हैं और इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें हैं, है ना, इन सभी चीज़ों को हम लोग फंक्शनल फूड बोलते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ जितने भी हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है कार्य निष्पादन एवं डैश में सीधा संबंध है।
तो कार्य निष्पादन मतलब कि जो आप काम संपन्न करते हैं उसकी बात हो रही है। तो यथार्थता से संबंध है या पूर्णता से है या लागत एवं गति से है या फिर डी यानी कि उपरोक्त सभी से। इसमें जो संबंध है आपका वो उपरोक्त सभी से है, ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि डैश द्वारा कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, कड़ाई से नियमों के पालन द्वारा या कठिन अनुशासन द्वारा या उचित प्रशिक्षण द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा। आप खुद ही सोचो कि अगर हम बहुत ज़्यादा कड़ाई करेंगे तब भी दिक्कत है, कठिन अनुशासन दिखाएंगे तब भी दिक्कत है। आपको उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है ना, उचित प्रशिक्षण दे करके उनको उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। भाई अगर कोई गलत तरीके से काम करे तो उनको आप बता दीजिए ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षित किया जाता है। ये जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है आपका ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर्व शिक्षा अभियान कौन से ईयर में आया था। ऑप्शन भी दे रही हूँ, 2001 या 2002 या 2004 या 2005। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है सभी बच्चों को या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं को, सभी बच्चों एवं बुजुर्गों को या उपयुक्त सभी। ऑप्शन देख के ही आप जान गए होंगे, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाएं हैं उनको इसमें शिक्षा दी जाती है। प्रतिकूल का मतलब क्या है कि उनके पेरेंट्स उनको, जिनके पेरेंट्स नहीं रहे हैं या फिर बच्चों का विद्यालय बीच में छूट गया है या उनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी इतनी अच्छी नहीं है कि मतलब वो पढ़ पाएँ, ऐसे बच्चों को किया जाता है। फिर है कि नैदानिक पोषण विशेषज्ञ का निम्न में से के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ होते हैं, है ना, जो आपके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उनकी बात हो रही है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना बनाने में, पोषणहीनता के कारण होने वाले विकार को दूर करने में, प्रोत्साहक पोषक कार्यक्रमों को बनाने में या उपयुक्त सभी में। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा कि मतलब ये लोग जो होते हैं जो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ हैं आपके, वो कैसे कर सकते हैं, सभी में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। स्वास्थ्य योजना बनाने में भी निभा सकते हैं। भाई यहाँ पर मान लीजिए किसी एरिया में किसी चीज़ की बहुत कोई बीमारी या कोई भी डिजीज़ तरीके से बहुत फैल रही है, तो वहाँ पर योजना बना सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ करी जाए, क्या चीज़ अपनाई जाए जिसके यहाँ पर फैलने में रोक लगाई जा सकती है। पोषणहीनता से होने वाले जो डिसऑर्डर हैं उनमें बता सकते हैं वो लोग कि हाँ भाई आप ये खाइए तो ये आपका डिसऑर्डर दूर हो जाएगा या इस तरीके से रहिए। फिर प्रोत्साहक पोषक कार्यक्रमों को बनाने में कुछ ऐसे पोषक कार्यक्रम भी वो बना सकते हैं जिसके थ्रू लोगों को क्या अवेयर किया जा सकता है, जागरूक किया जा सकता है ना। इस वजह से सभी में इनकी भूमिका निभा सकते हैं लोग। फिर नेक्स्ट है कि एक कुशल आहार विशेषज्ञ को निम्न में से कौशल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? प्रभावशाली लेखन की, प्रभावी बातचीत की, प्रभावी चिंतन की, उपरोक्त सभी की। तो इसमें जो सबसे अच्छा कौशल उनके अंदर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रभावी बातचीत करने की। देखो जब वो बातचीत करेंगे तो बड़ा इफेक्टिव तरीके से जब आप बातचीत करेंगे तो वो आपकी बात समझेंगे और आपकी बात को फॉलो भी करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि रोगी के लिए आहार योजना बनाते समय भोजन की स्वीकार्यता तथा उपभोग पर डैश कारक का प्रभाव पड़ता है। जब रोगी के लिए आप आहार योजना बनाते हैं, डाइट प्लान करते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें मतलब उस पर फैक्टर में आती है, कौन कौन चीज़ें प्रभावित करती हैं? पोषक तनाव या रोग की तीव्रता या मानसिक तनाव या फिर आपका उपरोक्त सभी। इसमें जो ऑप्शन होगा आपका डी करेक्ट होगा, क्योंकि जब आप डाइट प्लान करेंगे तो जाहिर सी बात आप देखेंगे जो बीमारी है, व्यक्ति को जो बीमारी है या जो डिजीज़ है उसको वो किस सिचुएशन में, बहुत कम मतलब अभी इनिशियल स्टेज है या फिर बहुत सीवियर कंडीशन में है पेशेंट, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उनके मेंटल स्ट्रेस जो है उसका भी आप ध्यान देंगे कि खाने के लिए वो तैयार है या नहीं है। अगर नहीं है तैयार तो वो आपको मैनेज करना है, किस तरीके का उसको आपको डाइट प्लान करके उसके सामने प्रेजेंट करना है कि रोगी उसको खा ही ले। और तो इस वजह से आपका जो हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा नैदानिक पोषकविद को पोषण विज्ञान के अतिरिक्त डैश का विज्ञान होना चाहिए, ठीक है। नैदानिक मतलब जो लोग डायग्नोस करते हैं, है ना, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो परेशानियां उनको जो लोग डायग्नोस करते हैं तो उनके अंदर उनको क्या क्या ज्ञान होना चाहिए? तो महामारी का ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का, समाजशास्त्र का, उपरोक्त सभी का। तो उनको जो है मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि देखो होता क्या है कि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो अगर आपको किसी की भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है तो आपको थोड़ा सा सामने वाले के मन को, उसकी आत्मा को देखना होगा, है ना। मनोविज्ञान क्या होता है? उसको मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोलते हैं, मन का विज्ञान कहते हैं। इस वजह से उसको थोड़ा सा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए कि जो सामने वाला है वो अगर नहीं खाना चाहता तो क्यों नहीं खाना चाहता, उसको क्या दिक्कत है। कभी कभी होता है चिड़चिड़ापन होने की वजह से भी या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होने की वजह से भी लोगों को मतलब फूड से या उनके डाइट इंटेक से भी उनको दिक्कत हो जाती है। तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, पूरी सिचुएशन आप समझेंगे तभी आप उनको सोल्यूशन दे पाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा खाद्य पदार्थ जो किसी विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्ति के लिए तैयार किए जाते हैं, बीमारी के अनुसार केवल डॉक्टरी नुस्खे पर तैयार किए जाते हैं, उनके नाम बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, रिपीट है, सिर्फ लैंग्वेज बदली। इसको भी बोलेंगे हम लोग चिकित्सीय खाद्य पदार्थ यानी कि थेरेप्यूटिक फूड प्रोडक्ट, ठीक है। फिर है कि भोजन में मौजूद उस नए घटक को पहचानें जिसे शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया तथा शारीरिक एवं जैविक गतिविधि द्वारा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इसको क्या बोलेंगे? आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलेंगे, चिकित्सा खाद्य पदार्थ बोलेंगे, या मेडिकल फूड बोलेंगे, या एंटीऑक्सीडेंट, या फाइटोकेमिकल्स। तो इसमें आपको
क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल रहा है। फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में जो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और आपकी बॉडी में जो एक फंक्शन होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि एक गुड हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं गुड हेल्थ प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी को। जो फ्री रेडिकल्स हैं, बॉडी में टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिन्स हैं, इतने सारे पॉल्यूशन आजकल होते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को रिलीज करने का और एक आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। फिर है कि श्रीमती वर्मा पालक में उपस्थित कौन से गैर पोषक तत्व की उपस्थिति के कारण पालक के सेवन से परहेज करती हैं। नॉर्मल भाषा में अगर ये कहें कि क्वेश्चन सीधे ये पूछ रहा है कि पालक में कौन सा ऐसा गैर पोषक तत्व होता है जिसकी वजह से पालक को बहुत हेल्दी, मतलब हेल्दी तो होती है पालक, लेकिन उसकी वजह से पालक का एक ड्रॉबैक माना जाता है उसको। तो क्या है, फ्लेवोनॉइड्स हैं, फिनॉल्स हैं, लैक्टोज है या ऑक्जिलेट है। तो इसमें आपको पता है कि पालक में आपका ऑक्जिलेट पाया जाता है। इस वजह से ये जो ऑक्जिलेट होता है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देता बॉडी में। इस वजह से लोग पालक को खाने से दिक्कत नहीं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, अवॉइड करते हैं। और जो आपकी पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की ही बनी होती है, ठीक है। तो इससे भी होता है कि अगर मान लो पथरी वगैरह किसी को है तो पालक वगैरह नहीं दिया जाता उसको। फिर है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीजों को किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। किसी का अगर ऑपरेशन हुआ, किसी चीज़ को ऑपरेट किया गया है, अधिक प्रोटीन युक्त आहार की, अधिक रेशा युक्त, कम सोडियम युक्त या अधिक वसा युक्त। तो आपको पता है कि ऑपरेशन वगैरह अगर होता है तो बहुत सारा ब्लड लॉस होता है ना। तो इस वजह से जब ब्लड लॉस होगा तो टिश्यूज़ भी लॉस होंगे, या आपकी सेल्स होती हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि प्रोटीन युक्त की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम बॉडी से, मैंने बताया ना कि काफ़ी बॉडी बिल्डिंग का काम करना पड़ता है ना। जहाँ पे स्किन कट की गई है उसको जुड़ना है, वहाँ पर नई सेल्स बनेगी, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा, तो उन सभी चीज़ों के लिए अधिक प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता पड़ेगी। और अधिक रेशा युक्त किस में दिया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, पाइल्स वगैरह, तो उसमें दिया जाता है। डायबिटीज़ में भी अधिक रेशा युक्त आहार दिया जाता है। कोलेस्टीमिया, अगर मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल किसी को है, उसमें भी दिया जाता है। क्योंकि जो क्या बोलते हैं, जो रेशा वाले मतलब फाइबर रिच फूड होते हैं वो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं उसको, ठीक है। फिर बैलेंस करते हैं मतलब। फिर है कि कम सोडियम युक्त, मतलब कम सोडियम दिया जाता है, जैसे किसी को हार्ट डिजीज़ है या किसी को ब्लड प्रेशर का है तो, या किडनी वाला थोड़ा है तो उसमें कम सोडियम दिया जाता है। फिर है कि अधिक वसायुक्त आहार की, मान लो किसी को बहुत मालनरिज्ड हो गया है, बहुत कुपोषित हो गए हैं जो लोग, वेट गेन करना है, तो उसमें जो है बच्चों को या किसी को भी अधिक वसायुक्त आहार दिया जाता है। फिर है कि किसी व्यक्ति का बेहतर पोषण स्तर बनाए रखने की योजना बनाते समय डॉक्टरी पोषण चिकित्सक आहार विशेषज्ञ को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप देखिए कि व्यक्ति की भोजन संबंधी आदतों का, व्यक्ति की भोजन ग्रहण करने की आवृत्ति का, व्यक्ति की बीमारी तथा डॉक्टर द्वारा किए गए इलाज का। तो आपको ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, जब आप किसी के लिए डाइट प्लान करने किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए, तो जाहिर सी बात है उसको सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि मोटापा, उच्च रक्तचाप या फिर हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, गठिया यानी कि आर्थराइटिस जैसे रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। रीजन दे रखा है, भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, अर्थात यहाँ अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही पाए जाते हैं। तो ये बात आपको पता ही है कि जाहिर सी बात है आजकल लोगों को डायबिटीज़ और ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा बढ़ी रही, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये जो है ये सब कोई बीमारी नहीं, ये सब डिसऑर्डर है। ये सब या तो जो है पर्याप्त बहुत ज़्यादा लोग न्यूट्रिशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपने अंदर फूड, मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खा ली है तो वो ओवर न्यूट्रिशन हो गया ना, ओवर न्यूट्रिशन हो गया तभी बॉडी में डिसऑर्डर हो गया। और किसी ने अगर बिल्कुल भी आयरन नहीं लिया, प्रोटीन नहीं लिया, ये सब चीज़ें नहीं ली, कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, तो उसका वेट कम हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, बोन्स कमजोर हो जाएंगी। किसी ने कैल्शियम नहीं खाया, तो ये सब डिसऑर्डर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अति पोषण और मतलब कि क्या क्या कह सकते हो आप, अति पोषण की भी समस्या है और ओवर पोषण की, मतलब अल्प पोषण की भी, ठीक है। इस वजह से इसमें जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी जो है सही दी गई है, ठीक है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया, मतलब स्टेटमेंट वाला हो गया। नेक्स्ट है जन पोषक समस्याओं से निपटने के लिए इनमें से किन कार्य नीतियों रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है। आहार अथवा पोषण आधारित कार्य नीतियाँ, या पोषण आधारित दृष्टिकोण एवं औषधीय दृष्टिकोण, या फिर विभिन्न पोषण संबंधी कार्यक्रम। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कार्य नीतियों का उपयोग किया जाता है पोषण समस्याओं से निपटने के लिए। तो इसमें आपका जो तीनों ऑप्शन होगा वो तीनों करेक्ट हो जाएगा कि बिल्कुल सही बात है। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा पोषण से रिलेटेड समस्याएं हो गई हैं तो हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, आहार और भोजन आधारित कार्य नीतियाँ भी अपनाएंगे। मतलब जहाँ पर दिक्कत है पोषण समस्या की, वहाँ पर हम लोगों को बताएंगे कि आप भोजन
किस तरह से ले रहे हैं, कैसा भोजन ले रहे हैं, वो भी हम उनको बताएंगे। इसके बाद वहाँ पर पोषण आधारित दृष्टिकोण उन लोगों का कैसा है। दृष्टिकोण का मतलब वो लोग कौन से पोषण को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे जहाँ पर बहुत धार्मिक वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं उनको बिल्कुल उनकी बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा, लेकिन वो कहेंगे नहीं, हम अंडा और मांस नहीं, मछली नहीं खाएंगे। तो ये उनका दृष्टिकोण है, तो उस पर भी आप काम करेंगे, ठीक है। औषधि दृष्टिकोण का मतलब उनको मेडिकल थोड़ा बताएंगे कि मेडिकल के दृष्टिकोण से भी ये चीज़ें आपके लिए हेल्दी हैं, तो आप ये ले सकते हैं। फिर विभिन्न पोषण संबंधी कार्यक्रम, कई सारे वहाँ पर पोषण कार्यक्रम भी चलाएंगे। इस वजह से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है, अब थोड़ा मैचिंग वाले देख लेते हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चन हमारे हैं। मैचिंग वाला नैदानिक पोषण की बात हो रही है, ठीक है। तो नैदानिक पोषण मतलब जो डायग्नोज करते हैं, है ना। तो डायग्नोज करने वाले में आपका क्या होगा कि किससे मैच करेंगे आप कि चिकित्सीय पोषण उपचार। तो इसमें देखिए डायग्नोज करके क्या करते हैं हम लोग, उपचार करते हैं। तो इस वजह से आपका चिकित्सीय पोषण उपचार से मैच कर देंगे, ठीक। फिर है पोषण मूल्यांकन। तो पोषण मूल्यांकन जो होता है वो आपका होगा रोगी का मानव मितीय माप को ध्यान में रखा जाता है। पोषण का मूल्यांकन किया जाता है, इसमें जो मानव मिति आपका माप को ध्यान में देख करके पोषण का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे होता है ना आपका क्या बोलते हैं, अरे उसको जो ये MUAC होता है आपका, मिड आर्म सरकमफेरेंसेस होता है ना, ये सब मतलब बाहों का नाप लिया जाता है, फिर कमर का नाप लिया जाता है, फिर हाइट वेट सब सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इससे मेज़र किया जाता है कि अगर एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर से अगर आप कम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पोषण को मतलब कि पोषण की कमी है। तो उसके हिसाब से फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है संतुलित आहार। संतुलित आहार आपका ये हो जाएगा कि खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले ऐसे अवयव होते हैं जिनकी मानव शरीर में क्रियात्मक और जैविक क्रियाशीलता होती है, ये हो गया आपका। फिर है पादप रसायन। तो जो पादप रसायन होता है आपका वो क्या है, चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से समायोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चारों चीज़ें। फिर दूसरा है कि अभी हमने इधर किया ही था, हाँ, ऑपरेशन के तुरंत बाद का आहार। तो ऑपरेशन के तुरंत बाद का आहार जो होता है वो कैसा होता है कि अभी हमने पढ़ा प्रोटीन वाली डाइट दी जाती है। कब्ज की स्थिति में अभी मैंने बताया आपको कि रिच फाइबर मतलब ज़्यादा फाइबर दिया जाता है। उच्च रक्तचाप की स्थिति में आहार कम सोडियम वाला दिया जाता है, नमक कम देते हैं। और एलर्जी की स्थिति में क्या होता है, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर रोक लगा दी जाती है या फिर उससे बचने के लिए बोला जाता है। तो एलर्जी से उसमें हमें सहायता मिलती है, बचने से मतलब। फिर नेक्स्ट है कि फल सब्जियां दालें एवं गेहूँ। ये कैसी फसलें हैं आपकी, जो फल सब्जियां दालें गेहूँ हैं, ये आपका है क्या बोलते हैं, हाँ एक सेकेंड, ये थोड़ा सा वो हो रही है, हाँ, ये चाय कॉफ़ी रबड़ इलायची ये आपकी नकदी फसलें हो गई, ठीक है। फिर शोला सिल्क आपका उड़ीसा हो गया, और नारियल सिल्क आपका केरल हो गया। और फल सब्जियां जो होती हैं ये आर्थिक महत्व की फसलें होती हैं, ठीक। क्योंकि ये सब चीज़ें बेच करके लोग अपना आर्थिक फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब सही कर सकते हैं, लोग इसका व्यापार भी करते ही हैं। फिर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आई थी, किसके तहत आई थी, ये कैसे क्या है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आई थी। तो ये बेटी बचाओ में क्या है, बालिकाओं की सुरक्षा पर बात की जाती है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय किसके अंतर्गत आता है, सर्व शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा के अंतर्गत। फिर मानव और मशीन का सामंजस्य किसमें बनाया जाता है, सुकार्य की, समझ गए आप, मैंने क्या बताया। अर्गोनॉमिक्स में यही होता है ना कि मानव और मशीन के बीच ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है जिससे मानव को काम करने में और कार्य की उत्पादकता भी बढ़ सके और जो मनुष्य है उसको काम करने में कोई भी दिक्कत भी ना हो, ठीक है। फिर है नया और नवप्रवर्तक उत्पाद स्थापित करना, मतलब कि जो लोग नया कुछ करना चाहते हैं, तो इंटरप्रेन्योर जो लोग व्यापार करते हैं उनकी बात हो रही है, इंटरप्रेन्योर का काम करते हैं। तो ये आपका नया और प्रवर्तक उत्पाद स्थापित करना, मतलब आप कुछ नया करना चाहें, नया अपना कोई काम स्टैब्लिश करना चाहें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन ऊर्जा की कमी। तो प्रोटीन ऊर्जा की कमी क्या होता है, प्रोटीन ऊर्जा की कमी को हम किससे मैच करेंगे, क्वाशियोरकर से, ठीक, जिसको हम लोग PEM बोलते हैं, ठीक। फिर हमारा विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी आपका कंजक्टिवाइटिस हो गया। अब यहाँ पर चाहे कंजक्टिवाइटिस लिखा होता, चाहे कॉर्नियल जीरोसिस लिखा होता, जीरोथैलेमिया लिखा होता, क्रेटोमेलेसिया लिखा होता, नाइट ब्लाइंडनेस लिखा होता, तो ये सभी चीज़ें हम सबको इसी से मैच करते हैं। फिर है कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं, यानी कि आपका ICDS की बात हो रही, तो ICDS आपको पता ही है 0 से लेकर के 6 ईयर्स तक। फिर है पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, तो ये आपका हो गया राष्ट्रीय अरक्तता नियंत्रण कार्यक्रम की बात हो रही है, मतलब ये आपका नेशनल एनीमिया, हीमोग्लोबिया कह रही मैं, नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि छिपी हुई भूख। तो जो आपकी छिपी हुई भूख मतलब क्या है, देखते हैं क्या है। छिपी हुई भूख आपकी है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, मतलब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, विटामिन वगैरह, उन सब चीज़ों की आपके अंदर कमी हो गई होगा, ठीक है। फिर रतौंधी, तो रतौंधी अभी हमने पढ़ा, विटामिन ए की कमी। और गलगंड यानी कि ग्वाइटर की बात हो रही, तो ग्वाइटर किसकी कमी से होता है, IDD यानी कि आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। फिर लौह तत्व की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। और एनीमिया का लक्षण क्या होता है, शारीरिक मतलब आप फिजिकली थक जाएं
और थोड़ा सा भी काम करने पर आपकी सांस फूलने लग जाए, ठीक है। तो एनीमिया में होता क्या, ब्लड की कमी हो जाती है। जब ब्लड की बॉडी में कमी हो जाएगी तो आप ऑक्सीजन का जो है क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती शरीर में, तो इस वजह से हम जल्दी जरा सा काम करने पे क्या करते हैं, सांस फूलने लग जाती है हमारी, क्योंकि हमारे सेल्स को, टिश्यूज़ को प्रॉपर जितना अमाउंट में ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं ख़त्म होते हैं, इतने ही क्वेश्चन थे। और चलिए फिर ऐसे अब दोबारा से फिर से क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं थोड़ा जहाँ पे मुझे होना चाहिए मैं वहाँ पे अभी नहीं पहुँच पा रही हूँ, मतलब जहाँ पे मेरी सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ मैं पहुँचूँगी तो आपको और भी, हम लोग अब थोड़ा सा कंटेंट भी किया करेंगे बीच बीच में, क्योंकि इतने दिन से प्रैक्टिस सेट ही कर रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो थोड़ा सा कंटेंट भी देखेंगे कि कंटेंट भी करने की कोशिश करें। और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखिए और भी जगह से देखिए, पढ़िए। तैयारी बिल्कुल एकदम बहुत मोटिवेट रहिए इस समय, और बिल्कुल भी अपना ध्यान मत भटकाइए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है, समझ लीजिए। तो ऐसे कभी भी आ सकती है, तो आपको अभी पूरा टाइम देना है और ईमानदारी से टाइम देना, ठीक है। खाना पूर्ति नहीं करनी है, प्रॉपर टाइम दीजिए, कम से कम 3 से 4 घंटे 5 घंटे पढ़िए और किताबों को ही टाइम दीजिए, ठीक। और रिवीजन एकदम पूरा बहुत जोर के साथ और बहुत ही तेज़ी और बहुत ही शिद्दत के साथ जो है आप क्या कहते हैं, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। और जो चीज़ें आपको, और एक चीज़ ये भी देखिए कि आपने क्या क्या नहीं पढ़ा है, या कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनको आप, मतलब जिनसे आप अभी फैमिलियर हुए ही नहीं हैं, तो उनको ढूंढिए, सर्च कीजिए, पढ़िए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर कोई चीज़ कन्फ्यूज़न में है तो उसको अभी से क्लियर कर लीजिए, और उसको 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार उसको पढ़िए, ठीक है। पढ़ करके एकदम जो है क्रिस्टल क्लियर करिए उसको माइंड में, और उसको बढ़िया नोट कर लीजिए, लिख लीजिए सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से, और पढ़ाई करते रहिए। और एक एक दिन जैसे अपने आप को आप तैयार कर रहे हैं उसी तरीके से आप ये सोचिए, आप खुद को अगर तैयार कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ये समझिए ना कि आप अपने एम के उतने पास पहुंच रहे हैं, एक एक दिन आप उसके पास पहुंच रहे हैं। और खुद पे भरोसा रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आप को खुश रखिए, और मानसिक शांति और एकदम अपने आप को, अपना दिमाग बिल्कुल संतुलित करके, है ना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए। और वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इस वजह से कल वीडियो नहीं आ पाई, बट इसलिए मैंने सोचा आज तो ज़रूरी मिलते हैं। और कल भी मैं कोशिश करती हूँ कि कल भी कुछ मैं आप लोगों को दे पाऊँ, अगर कल नहीं दे पाई तो मंडे से तो फिर रेगुलर चलेगा ही, और अभी भी चल ही रहा है। चलिए फिर आप लोग पढ़ते रहिए, और किताबें भी पढ़िए, मोबाइल से भी पढ़िए, नोट्स भी रिवाइज करिए, सब कुछ कीजिए जितना आप अपना कर सकते हैं। 100 क्या 200% दीजिए अपनी तैयारी में, और जब आप बिल्कुल तैयारी में अपना 100% देंगे, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।